अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र। ये सभी प्रश्न पत्र केवल असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बल्कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या नेट जेआरएफ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ख़ास तौर से इस समय राजस्थान के प्रीवियस ईयर के पेपर चल रहे हैं, तो इसमें व्याकरण का भी अच्छा खासा प्रश्न देखने को मिल रहा है, जो कि टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। हम देख रहे थे राजस्थान लोक सेवा आयोग लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 5/7/2016 को। अब तक इस प्रश्न पत्र के कुल 120 प्रश्न हो चुके हैं। कुल 150 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र है। और उससे पहले आपसे प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने प्रश्न और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र का 121वां प्रश्न है, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? ए होरी, बी मिस्टर मेहता, बी मिस्टर खन्ना, सी प्रोफेसर मेहता और डी ओंकार नाथ। इसका उत्तर है सी, गोदान उपन्यास का प्रोफेसर मेहता पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। गोदान 1936 के लेखक प्रेमचंद हैं। गोदान के पात्र इस प्रकार हैं: होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी आदि। 122वां प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नांकित कृतियों में से कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबद्ध नहीं है? ए चारुचंद्र लेख, बी बाणभट्ट की आत्मकथा, सी यानाम दास का पोथा, डी कुटज। तो इसका उत्तर है डी कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निबंध विधा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं अशोक के फूल, वसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, साहित्य में हिमालय की परंपरा, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ने की माया। अन्य विकल्प चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। 123वां प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा का सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ए विशाल भारत, बी हंस, सी रूपाभ, डी हिंदी नवजीवन। तो इसका उत्तर होगा ए, बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं, बाणभट्ट, भट्टिनी, निपुणिका। बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। इसकी विषय वस्तु प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। 124वां प्रश्न है, स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? ए भट्टिनी का, बी निपुणिका का, सी महामाया भैरवी का या डी सुचरिता का। तो इसका उत्तर होगा सी, स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन महामाया भैरवी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा है एक, ए प्रेम कथा, बी संघर्ष कथा, सी मनोविज्ञान कथा, डी जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। इसका उत्तर होगा डी, बाणभट्ट की आत्मकथा एक जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है। 126वां प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है ए पारिवारिक विपन्नता, बी प्रेम संबंध, सी पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता, डी सामाजिक जीवन में आक्रोश एवं हिंसा। इसका उत्तर होगा सी, आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता है। आधे अधूरे 1969 इसके लेखक मोहन राकेश हैं। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। 127वां प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? ए महेंद्रनाथ, बी जुनेजा, सी सिंगानिया, डी जगमोहन। इसका उत्तर होगा ए, आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक महेंद्रनाथ है। आधे अधूरे नाटक के अन्य पात्र इस प्रकार हैं, पुरुष पात्र हैं महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक। स्त्री पात्र हैं सावित्री, बिन्नी, किन्नी। 128वां प्रश्न, निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है? ए लहरों के राजहंस, बी आषाढ़ का एक दिन, सी आधे अधूरे, डी अंधा युग। तो इसका उत्तर होगा डी, अंधा युग मोहन राकेश का नाटक नहीं है बल्कि धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है।
अन्य विकल्प लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन एवं आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक हैं। मोहन राकेश की अन्य एकांकी नाटक हैं पैर तले जमीन अधूरा है, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियां टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरियां शायद हूँ। 129वां प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में है। ए उत्साह का, बी प्रेम का, सी साहस का, डी भक्ति का। तो इसका उत्तर होगा ए। शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। 130वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं। ए प्रतिभाशील और साधन, बी प्रेम दृढ़ता और साधन, सी सौंदर्य अनुभव और शील, डी प्रतिभा प्रेम और साहस। इसका उत्तर होगा ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार प्रतिभाशील और साधन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध इस प्रकार हैं, भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था। 131वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है। ए उसने कहा था लहना सिंह, बी कफन बुधिया, सी रोज मालती, डी परिंदे महेश्वर। इसका उत्तर होगा डी। निम्नलिखित में से परिंदे कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। परिंदे कहानी के प्रमुख पात्र हैं लतिका, सुधा, जूली, करीमुद्दीन इत्यादि। लतिका इस कहानी की नायिका या केंद्र बिंदु है, जबकि उसने कहा था कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की है और इसके पात्र लहना सिंह हैं। कफन कहानी प्रेमचंद की है और इसकी महिला पात्र बुधिया है तथा रोज कहानी यज्ञ की है, इसकी महिला पात्र मालती है। 132वां प्रश्न है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपर्युक्त गद्यांश किस कहानी से उद्धृत है। ए उसने कहा था, बी कफन, सी रोज, डी ममता। तो इसका उत्तर होगा ए। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपर्युक्त गद्यांश उसने कहा था कहानी से उद्धृत है। उसने कहा था कहानी चंद्र शर्मा द्वारा रचित है, जबकि कफन कहानी के रचनाकार प्रेमचंद, रोज कहानी के रचनाकार अज्ञे तथा ममता कहानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। 133वां प्रश्न, अज्ञे की रोज कहानी किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ए पत्नी, बी सरड़दाता, सी गैंग्रीन या डी कविप्रिया। इसका उत्तर होगा सी। अग्रे की रोज कहानी गैंग्रीन नाम से भी जानी जाती है, जबकि सरड़दाता, कविप्रिया भी अज्ञे की कहानियां हैं तथा पत्नी कहानी जैनेन्द्र की है। अज्ञे के कहानी संग्रह इस प्रकार हैं, विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी। 134वां प्रश्न है, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। उपर्युक्त कथन कहानी किस कहानी से उद्धृत है। ए ममता, बी कफन, सी रोज, डी परिंदे। तो इसका उत्तर होगा बी। अगर दोनों साधु होते तो विचित्र जीवन था इनका। उपर्युक्त कथन कफन कहानी से उद्धृत है। कफन कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद की प्रसिद्ध अन्य कहानियां हैं नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, अलगयोझा, पूस की रात, सदगति, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब आदि। 135वां प्रश्न, परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक हैं। ए राजेंद्र यादव, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी नामवर सिंह, डी डॉक्टर नागेंद्र। इसका उत्तर है सी। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक नामवर सिंह हैं। नई कहानी नाम दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर हैं। नई कहानी आंदोलन की शुरुआत 1956 में हुई। 136वां प्रश्न है, दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है, चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपर्युक्त पंक्तियां हैं, अतीत के चलचित्र, बी लद्दाख की यात्रा, सी स्मृति की रेखाएं, डी सौंदर्य की नदी नर्मदा। इसका उत्तर होगा डी। दूर से दबी दबी
मूसल बरस रहे हैं। उपर्युक्त पंक्तियां सौंदर्य की नदी नर्मदा से उद्धृत है। इस कृति के लेखक अमृतलाल बेंगड़ हैं। यह यात्रा वृतांत विधा की कृति है, जबकि अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा कृत रेखा चित्र विधा की रचना है तथा लद्दाख की यात्रा राहुल सांकृत्यायन कृत यात्रा वृतांत है। 137वां प्रश्न है, सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृतांत का अंतिम पड़ाव है। मीठी तलाई से कोलियाद, कबीरबड़ से विमलेश्वर, कोलियाद में भरूच, या डी है केली से सूलपाड़ेश्वर। इसका उत्तर होगा डी सी। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृतांत का अंतिम पड़ाव कोलियाद में भरूच है। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृतांत के पड़ाव निम्नलिखित हैं। जबलपुर से छेवलिया, छेवलिया से मंडला, मंडला से छिनगांव, छिनगांव से अमरकंटक, अमरकंटक से डिंडोरी, डिंडोरी से महाराजपुर, महाराजपुर से ग्वारीघाट, मीठी तराई से कोलियाद, कबीरबड़ से विमलेश्वर, केली से सूलपाड़ेश्वर आदि इस यात्रा वृतांत के पड़ाव हैं। 138वां प्रश्न, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, फिर भी वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? सुनीत कुमार चटर्जी, चंद्र शर्मा गुलेरी, ग्रियर्सन या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका उत्तर होगा बी। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रकृताभास हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रसिद्ध कहानीकार थे। इन्होंने 3 कहानियां लिखी हैं, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914 और उसने कहा था 1915। ये स्थापना वाला प्रश्न है। इस स्थापना ए, देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तर्क है क्योंकि इसमें प्रत्येक उच्चरित वर्ण ध्वनि के लिए निर्धारित लिपि चिन्ह है और कोई भी वर्ण अनुच्चरित साइलेंट नहीं है। ए गलत, आर सही, बी है ए और आर दोनों सही, सी ए सही आर गलत, डी है ए और आर दोनों गलत। इसका उत्तर है बी। देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है क्योंकि इसमें प्रत्येक उच्चरित वर्ण ध्वनि के लिए निश्चित लिपि चिन्ह है और कोई भी वर्ण अनुच्चरित साइलेंट नहीं है, अर्थात स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। 140वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? ए ग्रीष्म धन ऋतु ग्रीष्म ऋतु, बी सत धन नारी सदनारी, सी एक 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 एक, डी पितृधन उपदेश पित्रोपदेश। इसका उत्तर होगा ए ग्रीष्म धन ऋतु ग्रीष्म ऋतु संधि शब्द सही है। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। 141वां प्रश्न है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? ए रात दिन, बी हानि लाभ, सी माता पिता, डी परम पिता। इसका उत्तर होगा डी। परम पिता में द्वंद्व समास नहीं है बल्कि कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास ऐसे शब्द जिसमें विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हो और लिंग वचन में समान हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे नील गाय नीली गाय, पीताम्बर पीला वस्त्र। अन्य शब्द रात दिन, हानि लाभ, माता पिता में द्वंद्व समास है। 142वां प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? ए केकई, बी केकई, सी कैकेयी या डी कैकेयी। इसका उत्तर होगा डी। व्याकरण की दृष्टि से कैकेयी शुद्ध वर्तनी है, वर्तनी युक्त शब्द है। अन्य विकल्पों की वर्तनी अशुद्ध है। मम्मट ने इनमें से किस तत्व को काव्य का प्रयोजन नहीं माना? ए अमंगल का नाश, बी मित्र सम्मित उपदेश, सी यश प्राप्ति, डी व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति। इसका उत्तर होगा बी। मम्मट ने मित्र सम्मित उपदेश तत्व को काव्य का प्रयोजन नहीं माना है। अन्य विकल्प सही है। काव्य रचना का कारण व्यावहारिक है। व्यवहारिकता के धरातल पर अधिक व्यापक रूप में पेश करते हुए मम्मट मानते हैं कि काव्य में यश धन, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का नाश, तुरंत आनंद की प्राप्ति और कांता प्रेमी प्रेयसी की तरह उपदेश मिलती है। 144वां प्रश्न है, इसमें ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए ध्वनि के 2 भेद होते हैं, एक लक्षणामूला दूसरा व्यंजनामूला, बी लक्षणामूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं, सी लक्षणामूला ध्वनि के
दो भेद माने गए हैं। डी अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि भी लक्षणा मूला का ही एक भेद है। इसका उत्तर है ए। ध्वनि के दो भेद होते हैं, लक्षणा मूला, दूसरा व्यंजना मूला। कथन सही नहीं है, अन्य विकल्प सही है। जो इस प्रकार है, लक्षणा मूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। दूसरा, लक्षणा मूला ध्वनि के दो भेद माने गए हैं। तीसरा, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि भी लक्षणा मूला का ही एक भेद है। आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 भेद बताए हैं। आचार्य मम्मट ने ध्वनि के 51 भेद माने हैं। विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कुल ऐसा 270 पद हैं। बी, इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है। सी, यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। डी, इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में की जाती है। इसका उत्तर होगा ए। इसमें कुल 720 पद हैं। विनय पत्रिका से संबंधित कथन सही नहीं है, क्योंकि विनय पत्रिका में कुल 279 पद हैं। विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। विनय पत्रिका को भक्तों का कंठार कहा जाता है। अन्य विकल्प सही हैं। इस प्रकार इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है। दूसरा, यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। तीसरा, इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में की जाती है। 146वां प्रश्न है, इसमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए, वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। बी, सत्संग के नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे। सी, वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। डी, विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। इसका उत्तर होगा डी, विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। कथन संत कबीर से संबंधित सही नहीं है, क्योंकि वे बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। कबीर के संबंध में सही कथन इस प्रकार हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। 147वां प्रश्न, नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए, जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है। बी, यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है। सी, यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। डी, इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। तो इसका उत्तर होगा सी, यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। कथन नागमती वियोग खंड से संबंधित कथन सही नहीं है। नागमती वियोग खंड पद्यावत में संग्रहित है। पद्यावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जायसी की अन्य कृतियां इस प्रकार हैं: अखरावत, टाकरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा, कन्हावत आदि। अन्य विकल्प सही हैं, जो इस प्रकार हैं। जायसी ने 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। दूसरा, नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ महीने से होता है। तीसरा, यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है। चौथा, इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। नागमती का वियोग खंड 12 मासा आषाढ़ महीने से होता है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, इन पंक्तियों से शुरुआत होती है। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने, नगतल क्षुब्ध अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? ए, चिंता सर्ग मनु का आत्मकथन है। बी, श्रद्धा सर्ग मनु का अंतिम आत्म परिचय है। सी, लज्जा सर्ग श्रद्धा का कथन है। डी, श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है। इसका उत्तर है डी, एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने, नग तल क्षुब्ध अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है। कामायनी 1935 इसमें लेखक जयशंकर प्रसाद है। उन कामायनी 1935 में लिखी गई और लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। और राम की शक्ति पूजा में कथन किसका है? ए, विभीषण का, बी, हनुमान का, सी, जाम्बवान का, या डी, लक्ष्मण का। तो इसका उत्तर होगा सी, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। राम की शक्ति पूजा में कथन जाम्बवान का है। 150वां और अंतिम प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित नाटक है। बी, यह जीवन के बृहत्तर और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाता है। सी, इसमें पति का नाम महेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री है। डी, परिवार में पति पत्नी के अलावा दो लड़के
और एक लड़की है। इसका उत्तर होगा डी, आधे अधूरे नाटक के बारे में। परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की है। कथन असत्य है। अन्य कथन सही है जो इस प्रकार हैं। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित नाटक है। यह जीवन के बृहत्तर और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाता। तीसरा, इसमें पति का नाम महेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री है। चौथा, परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 लड़कियां और 1 लड़का भी है। तो ख़त्म होता है ये प्रीवियस ईयर्स पेपर। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने एजुकेशनल ग्रुप में। और जो भी विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।